जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप आ जाएं, आज आ ही जाएं आप बिजनेस के चैप्टर पे जो आखिर में पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन 43 कहते हैं जी, आइडेंटिफाई एनी 3 सिचुएशंस, बल्कि ठहरें पहले ये देख लें जरा। क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 37, एक्सप्लेन द टर्म डिस्पोजल ऑफ एसेट एज रेफर टू इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर डिस्पोजल की टर्म डिफाइन की गई है, तो कहते हैं उसके बारे में आप जरा जो है वो अपने दिमाग की रोशनी डाल के बताएं कि दिमाग की बत्ती उसके बारे में क्या कहती है डिस्पोजल के बारे में। 5 नंबर का सवाल आया बे, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्या फरमाता है। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के बारे में पेज 148 पे आए तो डिस्पोजल कई तरह की हो सकती है। डिस्पोजल में तो सेल भी है, एक्सचेंज भी है, ट्रांसमिशन भी है, एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज भी है, ये सारा डिस्पोजल है। क्वेश्चन 37 इज डन। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 32। इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में द टर्म डिस्पोजल हैज अ वाइडर कॉनोटेशन। डिस्पोजल के बड़े वाइडर मीनिंग है, ये पेज 161 है। डिस्पोजल के बड़े वाइडर मीनिंग है देन सेल, सेल की बनिस्बत। बिकॉज डिस्पोजल में क्या क्या आता है, बिकॉज इट इंक्लूड्स एक्सचेंज, किताबें खोल लें अपनी, बिकॉज इट इंक्लूड्स एक्सचेंज, बिकॉज इट इंक्लूड्स रिलिंक्विशमेंट, बिकॉज इट इंक्लूड्स एक्सटिंग्विशमेंट। सर ये जब हमने रिलिंक्विश और एक्सटिंग्विश पढ़ा तो पेपर के अंदर हम वेनिश हो गए, तो हमें समझ नहीं आई क्या करें, हमने आगे सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ी। वो तो बाहर निकल के देखा कि सवाल की रिक्वायरमेंट में जान ही नहीं थी। लिस्ट द सिचुएशंस जिसमें ये समझा जाएगा एक एसेट बंदे ने बेच दिया है। तो मोहतरम ये 2 अल्फाज हमारी किताब में तो कम से कम नहीं थे, तो लॉ मेकर को डराने के लिए यूज नहीं करने चाहिए थे। शायद इनके मानी और रिलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट के कैंसिल करवा देना या किसी राइट को खत्म कर देना, जैसे हमने पढ़ा था इस तरह की चीजें, कैंसल, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड, सरेंडर्ड। बहरहाल वो कह रहे हैं कि डिस्पोजल के बहुत वाइडर मीनिंग है। तो वाइडर मीनिंग डिस्पोजल के क्या है वो 5 नंबर में आपको यही 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। तो अगेन सवाल वही था और थोड़ा सा साथ साले को हिला के लाया। अच्छा जी, नो कम ऑन क्वेश्चन नंबर 43। लिस्ट एनी 3 सिचुएशंस, कोई 3 सिचुएशंस बता दें इन विच, जिसमें द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट शैल बी अज्यूम्ड टू बी द कॉस्ट। कोई ऐसी 3 सिचुएशंस बता दें जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू क्या समझी जाएगी, कॉस्ट समझी जाएगी। तो मोहतरम 3 सिचुएशंस कौन सी हैं जिसमें फेयर वैल्यू कॉस्ट समझी जाएगी? हाँ मैं बताता हूं 3 सिचुएशंस वो जिसमें फेयर वैल्यू कॉस्ट समझी जाएगी। वो हैं 3 सिचुएशंस। एक तो आपकी है इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में, एक तो आपकी है इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में। 3 सिचुएशंस, तीन सिचुएशंस पूरी नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में एक तो आपकी सिचुएशन आ रही है, वो क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि जिस वक्त कोई एसेट आप जो है वो घर से बिजनेस में लेके आ जाएं तो उसकी जो फेयर वैल्यू होती है उस दिन की, जिससे ना आप घर से बिजनेस में लाए, वो आपके क्या समझी जाती है, कॉस्ट समझी जाती है। जैसे कि कल हमने सेक्शन 76 के अंदर पेज नंबर 148 के ऊपर हमने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था। इफ अ पर्सनल एसेट इज पुट टू बिजनेस यूज, अगर घर वाला एसेट बिजनेस में ले आए तो उसकी कॉस्ट क्या समझी जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन घर से बिजनेस में लाए। अच्छा सवाल उसी जगह डटा हुआ है, वो 3 सिचुएशंस बता दें जब फेयर वैल्यू को कॉस्ट समझा जाता है। तो मोहतरम उसमें फिर हमें कैपिटल गेन में जाना पड़ेगा। कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर जो है वो किधर है, कैपिटल गेन का चैप्टर ऊपर। कैपिटल गेन के चैप्टर में से 4 सिचुएशंस हमें और मिल जाएंगी। गिफ्ट में, सक्सेशन में, इनहेरिटेंस में, डिसोल्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में, ये 4 सूरतें हो रही हैं जिसमें डिस्पोजल को क्या समझा जाएगा, यानी कि सॉरी मादरत फेयर मार्केट वैल्यू को एसेट की क्या समझा जाएगा, कॉस्ट समझा जाएगा। ओवर। अब आप कह रहे होंगे आपको कैसे पता चला कि ये इसके जवाब के अंदर देना था, आपको कैसे पता चला ये बात इसके जवाब के अंदर देनी थी? तो मोहतरम ये बात तो आपकी बिल्कुल बजाय, लेकिन मेरी बात भी कोई बजा से कम नहीं है। असल में बात यह है कि सवाल के अंदर जो है वो लिखा हुआ था, आपने हमें बताना है कब कब एसेट्स को समझा जाएगा कि वो क्या कहते हैं, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट समझा जाएगा। तो यार ये जो सवाल के अंदर लफ्ज लिखा हुआ है ना, वो लफ्ज ये नहीं लिखा हुआ बिजनेस का कोई एसेट है, वो सवाल में एक जनरल लफ्ज है, आइडेंटिफाई 3 सिचुएशंस इन विच द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। और एक बात आपसे मैं करता चलूं, शायद आपके साथ वाले को याद हो, एक बात आपसे और करता चलूं, वो मैंने आपसे ये की थी मोहतरम
कि बिजनेस के चैप्टर के अंदर ये जो हम सेक्शन पढ़े हैं ना 75, 76, 77, ये सेक्शंस जो हैं वो खास नहीं हैं। यानी कि ये सेक्शंस इस चीज के लिए खास नहीं है कि ये सेक्शन सिर्फ डील करेंगे किसको, हाँ सेक्शन 75 जब मैंने शुरू करवाया था पेज 148 के ऊपर, तो मैंने ऊपर लिखवाया था डेप्रिशिएबल एसेट्स भी, इंटेंजिबल्स भी, ज्वेलरी भी, शेयर्स भी, सिक्योरिटीज भी। ये तो बहुत ब्रॉड मीनिंग है इन सबका। तो एसेट का लफ्ज तो बहुत से मानी अपने अंदर लिए हुए हैं। ओके ठीक है मेरे भाई, चलें जी। आई होप आप जो आपके शहजादे शहजादे आ रहे थे क्लास में, जो टाइम पे नहीं आते वो आगे होंगे। हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, कल हम ये पढ़े थे कि मेक अ क्विक रिवीजन। कल हम ये पढ़े थे कि आपको बाहर के मुल्क से लोन चाहिए, तो आपने बाहर के बैंक को फोन किया, मुझे लोन चाहिए। बाहर के बैंक ने जवाब दिया यार $1 आपको हम लोन दे सकते हैं। तो बाहर के मुल्क से पायलट $1 लोन लेके आया। आप वो डॉलर बाजार में लेके गए। अब आपने ना बड़ी गौर से मुझे अब इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है। आप वो डॉलर बाजार में लेके गए, जो बाजार में आप डॉलर लेके गए वो डॉलर जो है उसके बदले आपको मिले 170। उस डॉलर के बदले आपको कितने पैसे मिले? 170। तो अब जैसे ही लोन आया तो डॉलर पायलट ने आपको दिया, आप बाजार में लेके गए, बाजार से आपको 170 मिले। तो ये 170 को मैं क्या कहूंगा? मिले। इनफ्लो आउटफ्लो, लोन लिया है तो ये इनफ्लो। वो डॉलर 3 महीने बाद वापस करना पड़ा बाहर के मुल्क में। तो ये जो पैसे हैं आप बताएं, ये मेरा इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है। अब मेरे पास डॉलर तो मौजूद नहीं था, तो मैंने जेब से दुकानदार को कितने पैसे कल मैंने मिलते 172। मैंने जेब से दुकानदार को 172 निकाल के दिए, और अब मेरा आउटफ्लो कितना हुआ डॉलर वापस करने के लिए? 172 का आउटफ्लो हुआ। तो मुझे बताएं कितना नुकसान हुआ? 2 का। तो नुकसान मैंने कहा था अगर हो जाए तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। इसकी लॉजिक जरा सुन लें, नुकसान को एसेट की कॉस्ट में ऐड क्यों करना है। असल में आपने माशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, एसेट भी डेबिट नेचर का अकाउंट है और नुकसान भी डेबिट नेचर का अकाउंट है। एसेट भी डेबिट नेचर का अकाउंट है, नुकसान भी डेबिट नेचर का अकाउंट है। इसलिए अगर करेंसी एक्सचेंज पर हमें नुकसान हो जाए तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे जी। अभी को भाई सवाल पूछने लगे थे, अगर इस पॉइंट के बारे में कुछ सवाल है तो न्यूमेरिकल का वेट कर लें, शायद क्लियर ही हो जाए। वो ऐसी कोई डिस्कशन जो नहीं हुई, जैसे मर्जी आए। अच्छा जी, अब मोहतरम ऐसा करें कि एक न्यूमेरिकल हमने करना है। उस न्यूमेरिकल से पहले जो है वो जरा थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। एग्जांपल है जी आपके सामने एक आ रही। आपने ये बाहर के मुल्क को में किसी को रिक्वेस्ट की कि यार मुझे फॉरेन करेंसी में ना लोन चाहिए। तो 1 मई को, साल खत्म होने से 2 महीने पहले, 1 मई को $2 लाख लोन आपको रिसीव हो गया, जिस वक्त डॉलर 140 रुपए का था। 30 जून को बाहर के बैंक का फोन आया, यार $2 लाख में से ना कुछ थोड़ा बहुत वापस कर दो, बहुत हो गई है। तो आपने 2 महीने बाद $30,000 फर्ज करें पायलट की जेब में डाल के बाहर के मुल्क में भेज दिया। आए कितने थे बाहर के मुल्क में जहाज के जरिए? $2 लाख। आपने फिलहाल वापस कितने भेजे? 30,000। आपको एक्सचेंज गेन या लॉस, मुझे नहीं पता गेन है या लॉस है, फिलहाल मैं इस बहस में नहीं जा रहा। आपको एक्सचेंज गेन या लॉस कितने डॉलर्स पर आ चुका है? आप 30 जून को खड़े होके $30,000 पर, और कितने डॉलर पर गेन लॉस आ सकता है? 170 की टेंशन नहीं लिया करनी आपने पेपर में, तो जब कभी गेन लॉस आएगा तब देखी जाएगी। 170 की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो टैक्स का लॉ है ना वो रियल गेन्स और रियल लॉसेस की बात करता है। हाँ एक गेन या लॉस आ सकता है जब कभी बाकी 170 वापस करें। तो फिलहाल आप मुझे बताएं, उधार लिया कितना, उधार वापस कितना कर दिया? क्या मैं कह सकता हूं इस 30,000 को रीपेमेंट? तो हमने पेपर में मोहतरम रीपेमेंट से खेलना होगा। बकाया पेएबल बता सकते हैं कितने? 1 लाख। बकाया पेएबल से नहीं पेपर में खेलना। पहली बात तो ये होगी, जैसे कल हमने पहली बात की थी ना, सब्सिडी टैक्सेबल होती है और सब्सिडी एग्जाम्प्ट होती है, फिर उसमें अलग बातें की थी। इसी तरह मैं कह रहा हूं एक बात तो ये होगी, ये मेमोरी में जरा साइड पर रख लें, हमने पेपर में किससे खेलने? रीपेमेंट से। लॉजिक इसकी ये है कि मोहतरम जो लॉस गेन आया नहीं उसकी टेंशन क्या लेनी, अभी जो आया सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि फिलहाल मैं $1 के एतबार से बात करता हूं। अगर मैं अपना सोल्यूशन करूं, स्क्रीन पे देखते रहे। जब मुझे बाहर से $2 लाख छोड़ने पड़े, फर्ज करें $2 लाख की जगह बाहर के मुल्क से $1 आता, जब मुझे $1 बाहर के मुल्क से आया था तो उस वक्त मैं बाजार में जब डॉलर लेके गया था तो मेरी जेब में पाक रुपीज आए होंगे। बाहर के मुल्क से मुझे किसी ने डॉलर उधार दिया,
डॉलर को मैंने पाक रुपीज में कन्वर्ट करवाया, अब मेरी जेब में क्या पड़े हैं, डॉलर पड़े हैं, पैसे। पैसे जो पड़े हैं वो इनफ्लो है आउटफ्लो? इनफ्लो। वैसे भी लोन लिया है ना अभी तो। और अगर लोन वापस करूं मैं, उस वक्त डॉलर कितने का हो गया है, बोले 140। क्या मैं इसको कह सकता हूं आउटफ्लो? ये मेरा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। मैंने लाइबिलिटी क्रिएट किस पे की थी, 140 पे। मुझे लाइबिलिटी उतारनी किस पे पड़ी, 142 पे। 140 की जगह 142 पे करना पड़े तो गम। वैसे गम के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह कैलकुलेटर ही -2 दे रहा है। -2 नहीं लिखा करूंगा मैं लिखा करूंगा -2 की जगह 2 का लॉस। ऐसे अपने समझने के लिए 2 रुपए का मुझे -2 लिख लें या 2 का लॉस लिख लें, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। 2 का लॉस है, लेकिन ये 2 रुपए का लॉस तो मेरे भाई $1 पे है। मैंने ये लॉस कितने डॉलर्स के ऊपर रिकॉर्ड करने हैं, हाँ 170 पे नहीं, $37 पे। 2 लॉस मल्टीप्लाइड, 2 रुपए का लॉस मल्टीप्लाइड बाय 30,000, तो पाक रुपीज में मुझे कितना नुकसान हो गया, बोले 60,000। पाक रुपीज में मुझे 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब जी फिंगर टिप्स के ऊपर सादा सादा बातें। जब उधार आया करेगा ना, उस दिन जो करेंसी का रेट होगा उसको आपने क्या करना है, इनफ्लो। जब उधार वापस किया करेंगे, उस दिन जो करेंसी का रेट होगा उसे आपने कहना है, उधार वापस का मतलब ही आउटफ्लो होता है। इन दोनों का ले लिया करना डिफरेंस। अगर डिफरेंस लेके जवाब आए नेगेटिव में तो इसका नाम रखना है, और जवाब आए पॉजिटिव में गेन। लॉस आए या गेन आए इस बात को फारिग करें, मल्टीप्लाई रीपेमेंट से करना है। जो नुकसान आया उसे रिकॉर्ड करूं या जो आ सकता है उसे भी अभी कर लूं? ओ आ सकता है, अकाउंटिंग वाले कहते होंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड कर लो, अकाउंटिंग में मुझे भी सिखाएं, तो टैक्स की बातें कर रहा हूं आपसे। तो जो आ गया नुकसान बस उसको रिकॉर्ड करें, या जो आ गया फायदा। लेकिन इधर तो नुकसान आ गया, कितने रुपए का, 60,000 रुपए को एसेट की कॉस्ट में डाल दें। ये 60,000 लॉस है, मैंने आपको बताया था नुकसान एसेट की कॉस्ट में क्या करेंगे। और मुझे आप ये भी बता दें यार, लाइबिलिटी मेरी 140 से बढ़ के किस पे चली गई, 142 पे चली गई। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। क्लियर? तो नुकसान हमेशा एसेट की कॉस्ट में क्या किया करेंगे, ऐड किया करेंगे। और लाइबिलिटी इंक्रीज की है डिक्रीज की है, 140 की बजाय बढ़ के किस पे चली गया, 142 पे। छोड़ें यार, मैं एग्जाम लेवल का एक न्यूमेरिकल करते हैं। आप ऐसा करें, पहले पेज 149 पे आए, पेज 149 पे मुझे ये बता दें यार कि वो अगर सवाल साइलेंट हो तो ग्रांट को क्या एज्यूम करें, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? ये तो मैंने आपको कल बताया नहीं। पेज 149 पे पॉइंट 10, अगर बोले अगर सवाल साइलेंट हो तो ग्रांट को क्या एज्यूम करें, एग्जेम्प्ट एज्यूम कर लें, लिख लें एग्जेम्प्ट एज्यूम कर लें। अगर सवाल साइलेंट हो तो ग्रांट को क्या एज्यूम कर लें, एग्जेम्प्ट। पॉइंट 10 के साथ लिख लें। वैसे तो सवाल को बताना चाहिए कि ग्रांट टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। भाई टर्म टेस्ट की तैयारी दिल से कीजिएगा, और सिलेबस भी आपसे शेयर हो गया है, तो 50-50 तकरीबन होगा। 55 या 50% या 60% तक न्यूमेरिकल होंगे, बाकी 40% थ्योरी भी होगी। और थ्योरी में मार्क्स लेना ज़रा ज़्यादा आसान होते हैं, और न्यूमेरिकल आधा तो हर बंदा कर ही लेता है। ऐसी भी बात नहीं कि आधा ही ना कर सके, उसकी बात कर रहा हूँ जो साथ साथ पढ़ा है। अच्छा मोहतरम, अगली बात आपसे ये करनी है कि कल वाली जो हमने बात की थी वो ज़रा मुझे रिवाइज करवा दें, किधर रहेगी। हाँ, पहली तो बात मोहतरम, जब भी सब्सिडी आएगी ना तो सवाल शुरू नेट से करना है, बस ये पक्की ठक की बात है। सवाल शुरू किससे करना है, नेट से करना है। कि बोतल 30 रुपए के लिए दुकानदार ने 5 दे दिया, शुरू किससे करना है, 25 रुपए से। पहली बात ये कि जब भी सब्सिडी या ग्रांट आ जाए सवाल कहां से स्टार्ट करना है, नेट से। पहली बात हो गई। दूसरी बात मोहतरम ये कि सब्सिडी अगर है एग्जेम्प्ट तो आपने कुछ भी नहीं करना, कल बताया था आपने बाद में फिर। और अगर सब्सिडी है टैक्सेबल तो आपने क्या कर देना है, सब्सिडी को दोबारा ऐड कर देना। नेट तो पहले किया हुआ, दोबारा ऐड कर देना। और इसकी लॉजिक ना बड़ी आसान सी है। आप इस पे लगा रहे हैं बंदे पे टैक्स, तो इससे हो रहा है दुख। तो इस बंदे के लिए जिसको आप दुख दे रहे हैं, इस बंदे को तो खुशी दे रहे हैं इधर वाले को, इस बंदे को आप दुख दे रहे हैं। जिस बंदे पे टैक्स लगा के इसे दुख दे रहे हैं ना, इस दुख को फौरन कंपनसेट करते हैं एसेट की प्राइस बढ़ा के। और इसे मैंने कहा था आप दे रहे हैं खुशी, तो इसको खुशी दे रहे हैं तो इसकी एसेट की प्राइस आप ना बढ़ाएं, इसको ऑलरेडी खुशी मिल गई है। तो एग्जेम्प्ट के केस में कुछ नहीं किया करना, और टैक्सेबल के केस में आपने दोबारा ऐड कर दिया करना। लेकिन एक बात और याद रखिएगा मोहतरम, स्टार्ट हमेशा किससे करना है, नेट से करना है। अच्छा ये बात तो हो गई मेरी सब्सिडी की। अब मैं अगली बात आपसे करने लगा हूं, वो मोहतरम ये है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू अबाउट क्या कहते हैं फॉरेन करेंसी लोन, जो मैंने आज सुबह आपसे बात की है। सब्सिडी में क्या बातें होगी, शुरू नेट से करना है,
और एग्जाम के केस में कुछ नहीं करना है ऐड, और टैक्सेबल के केस में ऐड करना है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर पेपर के अंदर फॉरेन करेंसी लोन आ जाए तो जिस दिन लोन लिया उस दिन का रेट लिखना है, उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाना है इनफ्लो। जिस दिन लोन वापस किया उस दिन का रेट लिखना है और उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है आउटफ्लो। कैलकुलेटर पे अगर जवाब नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब होगा लॉस, तो लॉस आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है रीपेमेंट से, उसको मल्टीप्लाई करना है जो हमारे साल में क्या हुई, रीपेमेंट हुई। बुरे वाला पेज 151, बुरे वाला एक्सप्रेस लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल असेंबली इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल असेंबली इंडस्ट्री होती है जो लोग गाड़ियां बनाते हैं, ऑटोमोबाइल असेंबली इंडस्ट्री के लिए ये कंपोनेंट पार्ट्स वगैरह सप्लाई कर रही है, मैन्युफैक्चर भी करती है और फिर बेचती भी है। और 1 जनवरी 2022 को बीईएल टुक लोन ऑफ $700। बीईएल ने $700 का लोन लिया फ्रॉम जीएचआई बैंक यूएसए। तो फॉरेन लोन है लोकल लोन है, कितने $100? $700 फॉर परचेसिंग द प्लांट। द लोन इज रीपेबल इन 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन $। लोन आपने वापस करना है 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन $। इक्वल को अंडरलाइन कर लें। इक्वल को अंडरलाइन करने की वजह बता दें कि $700 उधार लिया है और ये 7 इक्वल किस्तों में वापस करना है। तो इक्वल किस्तों में वापस करने का क्या मतलब है कि पहली किस्त कितने डॉलर की होगी, $100 की। 700 रुपए अगर 7 किस्तों में वापस करने हैं तो पहली किस्त 100 रुपए बनेगी। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 2022 इज 98। ये किस दिन का रेट है, जिस दिन लोन लिया या जिस दिन लोन वापस किया? जिस दिन लोन लिया। ये देखें ना, 1 जनवरी 22 को लोन लिया तो 1 जनवरी 22 का ही रेट अवेलेबल है। ओके अच्छा, लोन किस साल लिया यार? टैक्स ईयर 2022। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन जून 2023। तो अच्छा 1 जनवरी 22 को लोन लिया, 30 जून 22 का साल एंड हो गया, फिर 30 जून 23 के साल में जून 2023 में जाके द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। किस साल कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट जी? टैक्स ईयर 2023 में। लेकिन इस्तेमाल होना कब से शुरू हुआ? 31 जुलाई 23। 31 जुलाई 23 को बता सकते हैं कौन सा साल है? 2024। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट का मतलब शायद ये होगा प्लांट वगैरह इंस्टॉल हो गया होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने सुस्ती की होगी या लेबर वगैरह नहीं मिल रही होगी, कोई मसला हुआ होगा। हमने प्लांट को इस्तेमाल करना कब शुरू किया है? 2024 में। अच्छा ये बात अब मैंने आपको एक फोकस करके नहीं बताई हुई थी, क्योंकि ये बात मैंने आपको आज बतानी थी। अकाउंटिंग की क्लास में ना पता नहीं कोई कॉन्सेप्ट है कि एसेट्स को तब डेप्रिशिएट करते हैं जब से वो अवेलेबल फॉर यूज हो, चाहे यूज करें या ना करें। लेकिन टैक्स में देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी। टैक्स के अंदर जो है वो स्टोरी बिल्कुल एंटायरली ऑल टुगेदर जरा डिफरेंट है। टैक्स के अंदर जो है वो पेज 132 के ऊपर 134 के ऊपर लिखा हुआ था पॉइंट नंबर 1 में, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन डेप्रिसिएबल एसेट यूज्ड बाय द पर्सन। जब आप यूज नहीं, जब तक यूज नहीं करेंगे ना तब तक आप डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो अगर प्लांट तैयार भी हो जाए, अवेलेबल फॉर यूज भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन प्लांट से अभी आप यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू नहीं कर रहे तो प्लांट को आप डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो टैक्स वाले थोड़े अजीब लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जिस वक्त एसेट को आप यूज करना शुरू करें तब से आप डेप्रिशिएट करेंगे। तो ये जरा पॉइंट 1 था सेक्शन नंबर 22 का पेज 134 पे। इस बुनियाद पे मुझे बता दें कि 2023 के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस्तेमाल एसेट का हमने शुरू किया है 31 जुलाई 23 को। आपको पता है 1 जुलाई 23 से 2024 का साल शुरू हो चुका है। 1 जुलाई 23 से 2024 का साल शुरू हो चुका है। तो इसलिए बोले 2024 के साल की रोशनी में मैं क्या जवाब दे सकता हूं कि 2024 का साल है मेरा। इस वजह से मोहतरम ऐसी सूरत में याद रखिएगा एसेट जो डेप्रिशिएट होगा 2024 में होगा। क्लियर? द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय बीईएल ऑन द प्लांट वाज ₹2 लाख। टोटल खर्चा प्लांट के ऊपर कितना आया जी? 2 लाख रुपए। पाक रुपीज में 2 लाख रुपए खर्चा आया। और 1 जुलाई 23 ये कौन सा साल है? 1 जुलाई 23 2024। और 1 जुलाई 23 द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वॉलंटरीली खुशी से पेड बीईएल 10,000 एज सब्सिडी। हुकूमत ने खुशी से ना इस बंदे को क्या दे दी? सब्सिडी दे दी। तो हुकूमत ने खुशी से इस बंदे को सब्सिडी दे दी। कितने की सब्सिडी दे दी? 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंस्टॉल्ड इन द प्रोजेक्ट। आई अज्यूम कि ये सब्सिडी एग्जेम्प्ट है, लेकिन सवाल ने नहीं बताया हुआ था। पता नहीं यार क्या ढीले लोग हैं, लिखते ही नहीं आगे, कैसे एहसान कर रहे हैं, आके जल्दी किया करें। आई अज्यूम सब्सिडी इज एग्जेम्प्ट। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सब्सिडी एग्जेम्प्ट है। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो पहली इंस्टॉलमेंट ऑफ $100 टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ $, लोन वाज पेड टू जीएचआई बैंक ऑन 30 जून 2000। पहली इंस्टॉलमेंट कब वापस हुई है जी?
किस टैक्स ईयर में? 24 में। उस वक्त डॉलर कितने का हो चुका है? एट द रेट ऑफ एक्सचेंज वॉज 10,000 यूएस डॉलर 100। तो असल में हमने 10,000 रुपए के 100 डॉलर खरीदे होंगे और बाहर के मुल्क भेज दिए होंगे। हम बाजार में 10,000 रुपये लेके गए होंगे और 10,000 रुपये अपनी जेब से निकाले होंगे, दुकानदार को पकड़ाए होंगे, दुकानदार ने 100 डॉलर मुझे दे दिए होंगे। ये 100 डॉलर मैंने लिफाफे में बंद करके पायलट को कहा होगा वापस कराओ बाहर के मुल्क। 700 में से 100 वापस कर दिए। तो उधार लिया कितना? 700। वापस कितना किया? 100। वापस कभी कितना कर देंगे? एक 600। 600 की टेंशन, सिर्फ टेंशन लेनी है आपने जितना वापस किया। तो टेंशन 700 की लेनी है जो उधार लिया, या टेंशन 100 की लेनी है जो वापस किया, या टेंशन उस 600 की लेनी है जो फिर कभी वापस करना है? बोलें किसकी टेंशन लेंगे? सिर्फ 100 की टेंशन लेंगे। ओके चलें जी। प्लांट की प्राइस ढूंढने कितनी है? 2 लाख रुपया। प्लांट की प्राइस ढूंढने कितनी है? 2 लाख रुपया। ग्रांट बताएं कितनी है? 10,000। जब आप 2 लाख रुपए की चीज बाजार से खरीदें और आपको 10,000 रुपए का तोहफा मिले, तो 2 लाख की चीज खरीदने पर, अगर आपको ये 2 लाख की चीज खरीदने पर अगर आपको 10,000 का तोहफा मिले, तो कल मैंने क्या कहा था? स्टार्ट हमेशा कहां से करना है? नेट से। तो बताएं 2 लाख से स्टार्ट करूं या 1,90,000 से? 1,90,000। तो नेट से स्टार्ट करते हैं जी। कॉस्ट एसेट की नेट कितनी आ गई जी? 1 लाख। हाँ पेपर में शायद बेहतर हो इधर आप 2 लाख -10 शो कर दें एग्जामिनर को, लेकिन मैं फिलहाल जरा इसी तरह शो कर रहा हूँ, बेहतर होगा पेपर में इस तरह शो कर दें। अच्छा जी, तो 200 रुपए का जूस का डब्बा खरीदा, दुकानदार ने जाते हुए 10 रुपए पकड़ा दिए, तो जूस का डब्बा पड़ा कितने का? 190 का। तो कॉस्ट हमने नेट से स्टार्ट कर ली। अच्छा जी, आप बता दें हमारी सब्सिडी क्या है? टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? अब अगर हमारी सब्सिडी एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट सब्सिडी के बारे में क्या रूल है? एग्जेम्प्ट सब्सिडी के बारे में क्या रूल है? और कुछ करने की जरूरत, अभी आपको मैंने डिसीजन ट्री दिखाया। अगर टैक्सेबल होती तो फिर हम उसको ऐड करते। तो कल एग्जांपल 1 और 2 आई होप आपने की होगी। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आगे चले। अगला किसका फटा है? फॉरेन करेंसी का। अगला किसका फटा है? फॉरेन करेंसी का। तो फॉरेन करेंसी, अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? आपने कैलकुलेट करना है इनिशियल अलाउंस, आपने कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन एंड डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करनी है 30 जून 24 को फॉर प्रिपेयरिंग द टैक्स रिटर्न। टैक्स कैलकुलेशन हम बनाना चाह रहे हैं 2024 की। अच्छा जी, अब मैं एक वर्किंग करता हूं, वर्किंग करेंसी लोन के बारे में। जिस वक्त मैंने उधार बाहर के मुल्क से लिया था, खुदा के लिए अभी मुझे ये ना बताइए मैंने कितना उधार लिया था। जिस वक्त मैंने उधार बाहर के मुल्क से लिया था उस वक्त डॉलर कितने का था? उस वक्त डॉलर कितने का था? 98। और जब मैंने उधार बाहर के मुल्क में वापस किया, जब उधार लिया तो इनफ्लो का लफ्ज, उधार वापस किया तो जब उधार लिया था तो 98 के एतबार से मेरी जेब में पैसे आए थे, जब उधार वापस किया तो 100 रुपए के एतबार से मेरी जेब से पैसे गए। तो इनफ्लो कितना हुआ? 98। जब उधार वापस किया तो मेरी जेब से पैसे कितने गए? 100। कट कटा के 2 का क्या आया? लॉस आया। ये जो 2 का लॉस आया, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको 700 से मल्टीप्लाई करना है जो उधार लिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, या इसको मल्टीप्लाई करना है 600 से? 700 लोन लिया था, 100 वापस, जितना इस साल वापस किया होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। लिख लें, जितना इस साल रीपेमेंट की होगी उससे मल्टीप्लाई किया करना है। लोन की जितनी इस साल रीपेमेंट की होगी उससे मल्टीप्लाई करना है करेंसी के गेन लॉस को। लोन की जितनी रीपेमेंट इस साल की होगी उससे मल्टीप्लाई करना है करेंसी के गेन लॉस को। जी आप बताएं जी, क्या कहानी बनी? 2 का नुकसान आया, 700 डॉलर पे आया, 600 डॉलर पे आया, या जो 100 वापस किया उस पे? तो 100 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय ₹2 क्या आ गया? ₹200 का नुकसान आया। ये ₹200 का क्या है? लॉस। अच्छा, अब लॉस एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए करेंसी का या लेस होना चाहिए? उसके लिए रूल सुन लें, मैंने आपको बताया है एसेट भी डेबिट नेचर की चीज होती है, लॉस भी डेबिट नेचर की चीज होती है। तो अब आपको करेंसी का लॉस जो 200 रुपए आया उसको आप एसेट की कॉस्ट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे जी। 190,200। So it is the final cost of asset for the purpose of section 76 for the purpose of depreciation. Depreciation निकालने के लिए ये मेरे एसेट की कॉस्ट आ गई।
अब इसी पे मैं इनिशियल लॉस का रेट लगाऊंगा, इसी पे मैं डेप्रीसिएशन का रेट लगाऊंगा बस। हाँ फिर उसमें ऐड करते रहेंगे, लेकिन वो आई कैप ने नहीं अपनी किताब में डिस्कस किया, हर साल फिर एडिशन होती रहेगी। WDV समझ लो। ओके ठीक है जी, मेरी तरफ से डन हो गया, ओवर हो गया। वो कैमरा उधर करके वो जो वर्किंग है करेंसी गेन लॉस वाली वो जरा खोल दो, वो कम से कम आप किताब पे कर लें, बाकी मैं आपको जो है वो दिखाने लगा हूँ कि करेंसी गेन लॉस वाली वर्किंग जरा उस तरह जरूर कर लें। ओके आ जाओ भाई इधर, ये देखें जी, हमेशा शुरू कहां से करने, नेट कॉस्ट से 190,000। इसके बाद सब्सिडी हमारी क्या थी, एग्जाम्प्ट थी, इसलिए हमने और कुछ दोबारा नहीं किया। अगर टैक्सेबल होती तो ऐड कुछ ना कुछ करते। इसके बाद करेंसी लॉस आया कितना, टोटल एसेट कितने का पड़ा 190,200। इनिशियल अलाउंस का रेट किसी को याद हो, 25%। इनिशियल अलाउंस में कोई फैक्टर नहीं लगता बस। और एक ये भी बात सुन लें, अगर प्लांट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो फिर भी कुछ नहीं लगता इसके ऊपर, इनिशियल अलाउंस पूरा माइनस करने की ज्यादा है। इनिशियल अलाउंस निकाला, ये क्या निकाला, इनिशियल अलाउंस निकालने के बाद WDV। फिर क्योंकि आपको पता है एसेट की लाइफ का पहला साल है और ये एसेट नए लॉ के तहत खरीदा हुआ है, आपने यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा है, यकम जुलाई 20 से पहले खरीदा हुआ है, यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा है। तो जब यकम जुलाई 20 के बाद खरीदे तो नया लॉ है, तो फिर डेप्रिसिएशन रेट कितना है और खरीदने के साल में कितना फैक्टर लगेगा, 50%। तो सवाल की पहली रिक्वायरमेंट थी आपने क्या निकालना है, इनिशियल अलाउंस। दूसरी रिक्वायरमेंट आपने इस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है और आखिरी रिक्वायरमेंट आपने WDV निकालनी है। चलें 5 मिनट भी ज्यादा है, 3 मिनट ले लें, क्वेश्चन 5 कर दें, जल्दी करें, 2 से 3 मिनट लें। जल्दी भी, कोई सवाल स्क्रीन पे सामने है, किताब में आपकी सॉल्यूशन में नजर जाएगी। डन, 1-2 मिनट लगाएं यार, करेंसी गेन लॉस निकालें, नेट से शुरू करें, प्राइस निकालें। कितने लोगों ने कर लिया है, वेल डन। 15 लोग करे बैठे हैं, बाकी लोग भी सोच रहे हैं शुरू करने में। An entity decided to finance the cost of purchasing a plant with a loan in a foreign currency. एक एंटिटी ने सोचा कि मैं लोन ले लूं फॉरेन करेंसी में, उससे मैं प्लांट खरीदूंगी। It obtained a loan amounting to $2,000 on यकम में, when the exchange rate was, जिसका लोन लिया था रेट क्या था 140। साल के एंड के ऊपर पहली रीपेमेंट हो गई है $300 की। कितना उधार लिया 2000, कितना वापस किया 300। $2000 की टेंशन है, $300 की टेंशन है, 2000 माइनस $300, $1700 जो वापस फिर कभी करने हैं उनकी टेंशन है, चाहे $300 की टेंशन है। एसेट इज परचेज फॉर रुपीज 5 लाख, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड इज रुपीज 20,000 विच इज टैक्सेबल। और जो हुकूमत से सब्सिडी मिली है बोले वो क्या है, टैक्सेबल है। नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल इज कि मैं स्टार्ट, अभी करेंसी को फारग करें, मैं स्टार्ट कहां से करूं, नेट कॉस्ट से। अच्छा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बताएं जी एसेट कितने वाला है 5 लाख वाला, सब्सिडी कितनी मिली 20,000 वाली। 5 लाख, अभी मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया, और 5 लाख माइनस 20,000 480, तो पड़ा कितने का 4,80,000। अच्छा मेरा बात से ये 480 लिखने के बाद आपने ढूंढना है टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है,
क्योंकि टैक्सेबल हो या एग्जाम्प्ट हो, शुरू हमेशा किससे करना है? नेट से। अब ढूंढ लें टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। क्या है? एग्जाम्प्ट के सिनेरियो में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं थी, टैक्सेबल के सिनेरियो में आप ऐड कर दें। असल में ना टैक्सेबल में हम इसकी प्राइस अब दोबारा बढ़ाने लगे ताकि उसे डेफिशिएंसी ज्यादा मिल जाए। फिर ऐड कर दें क्या? सब्सिडी। कौन सी वाली सब्सिडी है? टैक्सेबल वाली। कितनी? दोबारा एसेट की प्राइस कहाँ आके खड़ी हो गई? 5 लाख। क्लियर? अब एक वर्किंग करनी है। वर्किंग का मकसद क्या? एक्सचेंज गेन लॉस निकालना। अच्छा जी, एक वर्किंग करनी है। ये तो सब्सिडी या ग्रांट हो गई जो हमने कल पढ़ी थी। अब जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी बात करते हैं। इसकी हेडिंग तो वर्किंग की होनी चाहिए ना, करेंसी गेन लॉस। हेडिंग ये होनी चाहिए वर्किंग की, मैं नहीं दे रहा। हेडिंग होनी चाहिए करेंसी गेन लॉस। जिस वक्त उधार लिया था करेंसी कितने की थी? 140 की। जब उधार वापस कर रहे हैं तो करेंसी कितने की है? 137। 137। अब आप मुझे बता दें, इस वक्त थी 140 की, इस वक्त है 137 की, तो 3 पॉजिटिव आ रहेगा लीटर में, तो 3 रुपए का एक डॉलर के ऊपर गेन आ रहा है। 3 रुपए का गेन आ रहा है $1 के ऊपर। तो डॉलर कितने हैं जो रीपे किए हैं? $300। 300 ज़रब 3 पाक रुपीज में ₹900। क्लियर? तो ₹900 क्या है? गेन। यार गेन जो है ना, गेन आपको पता है एसेट जो है वो डेबिट नेचर की चीज है और गेन या खुशी क्रेडिट नेचर की चीज है। इसलिए अगर कभी लॉस आया करेगा उस एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, गेन आया करेगा एसेट की कॉस्ट से लेस करना है। लेस गेन ऑन करेंसी फ्लक्चुएशन। कितना जी? 900। बताएं जी, 5 लाख माइनस 900 4 1 डबल। कितने लोगों ने यही सॉल्व किया था? जरा हाथ खड़ा करके बता दें। ओके वर्ड। तो सम इट अप ऑल फॉरएवर। सब्सिडी कितने किस्म की हो सकती है? टैक्सेबल या, हमें पेपर में ये बात फारिग करेंगे टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। स्टार्ट कहां से करना है? अगर एग्जाम्प्ट है तो कुछ ऐड नहीं करना, टैक्सेबल है तो सब्सिडी को दोबारा ऐड कर देना है। पहला कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर फॉरेन करेंसी में लोन लें तो फॉरेन करेंसी के अंदर अगर आप लोन लें तो जिस दिन लोन लिया था उस दिन इनफ्लो, जिस दिन लोन वापस किया उस दिन आउटफ्लो। इनका जवाब अगर लॉस आया तो रीपेमेंट से मल्टीप्लाई करके एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। इनका जवाब अगर लॉस आया यानी, और इनका जवाब अगर गेन आया तो रीपेमेंट से मल्टीप्लाई करके एसेट की कॉस्ट में। तो दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट कवर हो गए। ये जो बुरे वाला सवाल था इसमें, एक मिनट चुप रहना, ये जो बुरे वाला सवाल था इसमें ये जो सब्सिडी थी, सब्सिडी ये एग्जाम्प्ट थी और इसके अंदर जो है करेंसी में लॉस आ रहा था, और इस सवाल में सब्सिडी टैक्सेबल थी और करेंसी में, तो दोनों पॉसिबिलिटीज कवर हो गई हैं एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 में। ओके चलें जी, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सवाल पढ़े। अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इस कॉन्सेप्ट का पिछले कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी अंग्रेजी भी डिफरेंट है, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा यार, एक लाइन उधर लिखी हुई है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लें जरा। पेज नंबर 149, पेज नंबर 149। ये कॉन्सेप्ट है सीए फाइनल में जो पढ़ाया जाता है, लेकिन अनलकीली इसकी थ्योरी में आपको इधर पढ़ाने लगा हूँ। लेकिन उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस थ्योरी की हल्की सी बात जरा लॉजिक भी देनी होगी ताकि जरा याद रहे, लेकिन कोई इतनी बात नहीं है, रट्टा भी मार लेंगे चलेगा काम। इनडिटर्मिनेट। अच्छा एक बार याद रखिएगा, पिछले सफे पे बल्कि आ जाए 148 पेज पे, एक्सप्लेनेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए करेंसी फ्लक्चुएशन विल बी रिकॉर्डेड इन द ईयर ऑफ अकरेंस। अकरेंस से मुराद है इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट। इन द ईयर ऑफ, अकर हो गई है करेंसी गेन लॉस या अकर होगा? रीपेमेंट पे तो अकर हो गई ना, तो अकर होगा किस पे? जो बाकी पेएबल बचा है। जैसे $700 में से $100 पे कर दिए थे, 600 की टेंशन नहीं लेनी। अकर किस पे हो गया गेन लॉस? 100 के ऊपर। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करेंसी विल बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट। अकरेंस का क्या मतलब है? कितना गेन लॉस अकर हो जाएगा? $700 लोन लिया, $100 वापस कर दिया, तो कितने पे गेन लॉस अकर हो जाएगा? 100 पे। कितने पे फिर कभी अकर होगा? अकर हो गई की टेंशन लेनी है या अकर होने वाले की? हो गई। अच्छा पॉइंट 6,
यार ये ना एक लफ्ज़ है हेजिंग। हेजिंग होती है इंश्योरेंस टाइप करवाना, इंश्योरेंस करवाना। इंश्योरेंस में ये होता है कि आप बैंक से कहते हैं अगर कभी करेंसी लॉस आ गया ना तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को आप हल्का फुल्का फिर प्रीमियम भी देते हैं, ये चीज मुफ्त में नहीं होती। इंश्योरेंस कंपनी को हल्के फुल्के आप पैसे दे के रखते हैं, यार मेरा कभी लॉस आ गया तो नहीं बर्दाश्त करना है, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी फिर ये कभी कभी आपको इंश्योरेंस कर देती हैं। तो अगर आपने अपने लॉसेस की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो मोहतरम फिर ऐसी सूरत के अंदर, वैसे तो पेपर में ऐसा न्यूमेरिकली आए इसका 100% चांस है कि नहीं आएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी पेपर में सवाल आ जाए कि आपने अपने लॉस की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, क्या मतलब 98 की करेंसी शूट अप करके किस पे पहुंच गई है, 100 पे। 98 की करेंसी शूट अप करके किस पे पहुंच गई है, 100 पे पहुंच गई है। 2 का क्या हुआ है, और वो 2 का नुकसान इन द एंड पाक रुपीस 200 में कन्वर्ट हो गया। तो 2 रुपए का नुकसान $100 के एतबार से बात करूं 200 पाक रुपीस में कन्वर्ट हो गया। तो 200 पाक रुपीस का नुकसान आपने इंश्योरेंस कंपनी को कहा तू मुझे दे, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया। आप बताएं क्या वो 200 रुपए का नुकसान आपको पड़ा या वो 200 रुपए का नुकसान आपको रिकवरी हो गया? क्या इसको ऐसा की कॉस्ट में ऐड करें या वैसे की कॉस्ट में शायद ऐड ना ही करना बेहतर है? तो अगर कभी करेंसी का नुकसान आप किसी और के कंधों पर डाल दें, अब आप कह रहे होंगे इंश्योरेंस कंपनी हमारे चाचा है, हमारा पुत्र है, हमारा कजन है जो हमें पैसे देगा, वो बात छोड़ें, वो क्यों देगा, उसको छोड़ें यार। अगर कभी लॉस आप इंश्योरेंस कंपनी पे डाल दें तो आप बताएं क्या फिर लॉस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करें या करेंसी लॉस की वर्किंग ही फारग करें? वर्किंग ही फारग करें, फिर जरूरत ही नहीं है। और मेरे ख्याल से ऐसा देगा नहीं, क्योंकि ऐसा करके एग्जामिनर ने आपसे क्या लेना है, ऐसा तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा पेपर में। तो फिर ऐसा किस पे पड़ा रहेगा, बुरे वाला 1,90,000 पे ही पड़ा रहेगा, फिर 200 का इफेक्ट इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या वो यही मैं कह रहा हूं ना, ये डिस्कशन ही नहीं होनी, आना ही नहीं, तो फिर इसको क्यों पॉसिबिलिटीज की साइड पे जाएं। पॉइंट 6, इंश्योरेंस कंपनी वाला कम दे तो जितना उसने नहीं दिया वो आप ऐड कर दो। इन डिटर्मिनिंग वेदर द लाइबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, कभी कभी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। लाइबिलिटी बढ़ी कब थी, 98 का डॉलर था, कितने का हो गया था, 100 का। और लाइबिलिटी कम भी हो जाती है। हमारा जो दूसरा सवाल था जो आपने किया था उसमें लाइबिलिटी 140 की थी और कम होकर 137 की रह गई थी। इन डिटर्मिनिंग वेदर द लाइबिलिटी हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इंश्योरेंस एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड का मतलब बताएं। इंश्योरेंस एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड या विल बी इग्नोर्ड? सोचे से, विल बी कंसिडर्ड का क्या मतलब है कि इंश्योरेंस एग्रीमेंट को मानो। विल बी कंसिडर्ड का उर्दू में ये मतलब है, इंश्योरेंस एग्रीमेंट को मानने का क्या मतलब है कि फिर इंश्योरेंस से पैसे आ गए, तो जब वो लॉस हमने इंश्योरेंस से ले लिया और इंश्योरेंस एग्रीमेंट को सही मान लिया तो वो लॉस तो लॉस रहा ही नहीं, और अब वो लॉस नहीं रहा तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो उर्दू में लिख लें विल बी कंसिडर्ड का मतलब इंश्योरेंस कंपनी से लॉस रिकवर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से लॉस रिकवर हो गया, अब हम इसको एसेट की कॉस्ट में बोले ऐड नहीं करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी से लॉस रिकवर हो गया, अब हम इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ओके पेज नंबर 151, इधर देखें जी, दो 2015, 16, 17, 18, 19, 2019 में 2015 में आपने एक जहाज खरीदा। आपने क्या खरीदा, जहाज खरीदा। जहाज बनाने में टाइम लगेगा, छोड़ें। आपने क्या खरीदा, 2015 में आपने एक जहाज खरीदा। ये है 1 जनवरी 15, ये 30 जून 15 है ना, ये क्या है, और ये क्या है 17, और ये क्या है, और ये क्या है 1 जनवरी 15 पे आपने क्या खरीदा, जहाज खरीदा। जहाज यार तो किधर से आ गया, 1 जनवरी 15 पे आपने क्या खरीदा, जहाज खरीदा। कितने का खरीदा, रुपीस 200 मिलियन का। 200 मिलियन का आपने क्या खरीदा, जहाज खरीदा। अब आपने 1 जनवरी 19 को, 1 जनवरी 19 को आपने सीट्स सेल कर दी, आपने इसमें से कुर्सियां निकाल के बेच दी। आप बताएं यहां पे खड़े होके मुझे तो पूरे जहाज की WDV अवेलेबल होगी टैक्स वालों की, और मैं डेप्रिशिएट किसको कर रहा हूंगा,
जहाज को तो कर रहा हूँ यार, 200 रुपए का डेफिसिट कर रहा हूँ। डेफिसिट किसको कराऊंगा? 200 में तो कुर्सियां भी हैं और जहाज के बाकी पार्ट्स भी हैं। तो अब आप मुझे बताएं, एक मसला आएगा, क्या मैंने क्या बेचा? सीट्स बेची। क्या खरीदा था? जहाज खरीदा था। अब मुझे बताएं मैंने कुर्सियां कितने की खरीदी थी? ये एक मसला पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहले मुझे ये बता दें, मसला पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पूरा जहाज बेचा या जहाज में से निकाल के कुर्सियां बेच दी? पूरा जहाज कितने का खरीदा था, उसमें से कुर्सियां कितने की खरीदी थी? कोई नहीं पता। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें ना 2015 की अखबारें खोलनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी 2015 में। और कुछ लोग अखबारें ढूंढते नहीं 15 में ही, ये पता 15 में ही एहतियात रख लेते हैं कि दोनों चीजें अलग अलग कितने की मिल रही हैं। 2015 में देखना पड़ेगा क्या कोई कंपनी ऐसी है जो खाली कुर्सियां भी बेचती है, तो हम पता चलाएंगे 2015 में अगर खाली कुर्सियां हम खरीदते तो कितने की मिलती, और जहाज के बाकी पार्ट्स खरीदते तो कितने के मिलते। इस तरह की कोई बातें, जिन्होंने ऐसी मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने FR1 पढ़ लिया हुआ है और उसमें एवरेज 15 पढ़ लिया हुआ है किसी ने, तो शायद इस तरह की बातें होती थी। तो बड़ी छोड़ें इन बातों को। यू परचेज्ड एन एरोप्लेन, लेवल अपना चेक किया आपने, यू परचेज्ड एन एरोप्लेन फॉर 200 मिलियन, AFC में आपने खरीद लिया ऑन यकम जनवरी 2015। ऑन यकम जनवरी 19 सीट्स वर सोल्ड, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सीट्स एंड अदर एरोप्लेन ऑन यकम जनवरी 15 was 20 and 190। आप बता दें जी, इस दिन, ये कहां से आ गया, इस दिन यानी यकम जनवरी 15 को आपको जहाज की कॉस्ट क्या पड़ी? ओ बोले, लेकिन अगर इस दिन आप खाली चेयर्स बाय करते तो कितने की पड़ती? 20 मिलियन की। और इस दिन अगर आप बाकी, ये मैं उर्दू में लिख रहा हूं, बाकी जहाज, अगर इसे ना बाकी जहाज बाय करते तो कितने का मिलता? 190 मिलियन का। यानी टोटल आपको कितने का मिलता? 210 मिलियन का। शायद मिसाल अजीब सी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे ख्याल से कोई हरज नहीं। 210 मिलियन की चीजें मिलती हैं। अगर आप कुर्सी अलग खरीदें 20 मिलियन की, अगर आप बाकी जहाज खरीदें 190 मिलियन का मिलता है। 210 मिलियन की दोनों चीजें मिलती हैं। लेकिन आपने कहा मुझे कुर्सी समेत वाला जहाज चाहिए, तो उसने कहा चल तुझे 200 का लगा देता हूं। क्लियर? जो बंदा खाली कुर्सियां लेने जाते हैं बाजार में जहाज की, उसे कुर्सियां कितने की मिलती हैं? जहाज की कुर्सी हैं, जहाज की कुर्सियां 20 रुपए की नहीं मिलेगी, जहाज की कुर्सी हैं, जहाज होती हैं ये भी। तो आप मुझे बताएं, अगर आप जहाज की कुर्सियां खरीदने जाएं तो बाजार से कितने की मिलती? 20 की। जहाज के बाकी पार्ट्स खरीदने जाएं, पर कहीं और से, वो कहीं और से, बाकी चीजें खरीदने जाएं, कितने की मिलती? 190 मिलियन की। तो अगर मुख्तलिफ जगहों से चीजें खरीदें तो कितने की पड़ रही हैं? और अगर बना बनाया जहाज लेना हो तो कितने का मिल गया? 200 का। अब आपको कोई कैलकुलेटर पे एक बला किस्म की कैलकुलेशन 7th 8th क्लास में टीचर्स ने सिखाई होगी कि मोहतरम आप जरा बता दो इस 200 में कुर्सियों की कॉस्ट कितनी पड़ी है। जरा ट्राई करें, ट्राई करें, कोई 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 साइंस मारें, इस 200 में जरा कुर्सियों की कॉस्ट निकालने की कोशिश करें। किसी तरह आप ट्राई मार लें, कोई फिगर पकड़ें, किसी से डिवाइड करें, किसी से मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू का बटन दबाएं, हिम्मत करें, ट्राई करें, इंशाल्लाह कर लेंगे काफी लोग। अपोर्शन करने, बस अपोर्शन करना सादा सा, डन हो गया। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि मैं ये जो कैलकुलेशन करने लगा हूं, अच्छा मुझे एक चीज ऐसे बता दें, मुझे दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन है या दोनों की कॉस्ट गिवन है? फेयर वैल्यूज गिवन है। फेयर वैल्यू मुझे दोनों की गिवन है, कुर्सी की भी फेयर वैल्यू गिवन है और बाकी जहाज के पार्ट्स और परों की भी फेयर वैल्यू गिवन है। फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है, सिर्फ कॉस्ट को उंगली रख के मैं कहूंगा तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ये तो इसने बोला मैं तो ठूठा ठूठा हुआ हूं, इसने कहा मैं तो ऑलरेडी ठूठा ठूठा हुआ हूं, तो हमने कहा तुझे थोड़ना थोड़ना भी नहीं है, इसको क्या करें? थोड़ तो ट्राई कर तू जरा, लट नीचे करके अपनी। अच्छा बोलो, थोड़ थोड़ो थोड़ो, आखिरी वाला भी बोलना होता है, थोड़ो। क्या बंदा है। अच्छा जी, आप बोलें जी किसको थोड़ना है? मुझे चाहिए क्या पहले? कॉस्ट किसकी? एरोप्लेन की गिवन है, किसकी कॉस्ट चाहिए? चेयर्स की। चेयर्स की कॉस्ट निकालने के लिए अगर मुझे पता चल जाए टोटल जहाज की कॉस्ट, तो इसको मैं पकड़ूंगा, पकड़ के डंडे नहीं मारूंगा, इसको पकड़ के मैं क्या कहूंगा, ये 200 क्या है? पूरे जहाज की कॉस्ट। इसमें बेस बनाएं पूरे जहाज की फेयर वैल्यू, बेस बनाएं पूरे जहाज की। ये 210 आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बेशक 20 जमा 190 लिख लें। ये कॉस्ट ऑफ टोटल जहाज, कॉस्ट ऑफ, आज एक लफ्ज बोले पूरा जहाज,
पूरा जहाज, कॉस्ट ऑफ पूरा जहाज, घर में बोलने बोले कॉस्ट ऑफ पूरा जहाज डिवाइड करें फेयर वैल्यू ऑफ पूरा जहाज, कॉस्ट ऑफ पूरा जहाज डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ पूरा जहाज मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ चेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ चेयर्स will give me the cost of chairs 19.05, that is 19.05. ये हल्का सा ना एक माइंड स्केच बना लें, ये डाटा ना अवेलेबल है, याद रखिएगा, यकम जनवरी 15 का सारा एक बार याद रख लेनी है। और एक मजे की बात बता दूं, ये जो एसेट खरीदा किस दिन था? यकम जनवरी 15 को। आपकी जेब से 200 रुपए गए किस दिन थे? यकम जनवरी 15 को। तोड़ना किसको है? इस 200 को। तोड़ना किसको है? इस 200 को। इस 200 को इस दिन के फेयर वैल्यूज की बुनियाद पर नहीं तोड़ना। इस दिन मार्केट फैक्टर्स पता नहीं क्या हो चुके हो, कुर्सियां कितने की मिल रही हो, इस 200 को इस दिन की फेयर वैल्यूज के बुनियाद पे तोड़ना है। एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यूज की बुनियाद पे 200 को, और 200 है भी तो एक्विजिशन डेट का ना, तो जब प्राइस भी एक्विजिशन डेट की है तो फिर फेयर वैल्यूज। और आपको पता है फेयर वैल्यूज और प्राइस में डिफरेंस क्यों आ रही है? चीजें सस्ती मिलती हैं बाजार में, ऐसी बात नहीं चीजें सस्ती नहीं मिलती। क्लियर? ओके। अच्छा, एक बात मैं आपसे करता चलूं, ये कुर्सियों की क्या निकल आई? कॉस्ट। ये कुर्सियों की क्या निकल आई? कॉस्ट। अब मैं कहता हूं यार कुर्सियां 19 वाली बिक गई 25 में, 19 वाली बिक गई, तो गेन लॉस कैसे निकालेंगे? गेन लॉस कैसे निकालेंगे? 19 को यहां पे पकड़ेंगे, 19 को यहां पे खड़े होकर डेप्रिशिएट कर लेंगे, फिर यहां पे खड़े होकर डेप्रिशिएट कर लेंगे, फिर यहां पे खड़े होकर, यहां पे खड़े होकर। और अगर नए लॉ वाली ली हुई, ये तो मुझे शायद पुराने लॉ वाली लग रही है, अगर नए लॉ वाली ली हुई तो फिर बेचने के साल में भी 50% फैक्टर लगा देंगे। तो 19 इज द कॉस्ट। बस अब 19 को यहां कॉस्ट लिख लें और 19 को चल चल के डेप्रिशिएट करते रहे और इन द एंड यहां आके 19 की क्या निकाल लें? बीवी। जब 19 की बीवी निकल आएगी तो उसे सेल प्राइस से कंपेयर कर लें, दैट विल बी योर गेन और लॉस। मैं उस साइड पे नहीं गया गेन लॉस निकालने की साइड पे, मैंने ये कोई और मसला आपके सामने डिस्कस किया है कि मुझे मेरे एसेट की कॉस्ट ही अवेलेबल नहीं थी। जैसे आप मोबाइल खरीदें और मोबाइल के अंदर से उसकी बैटरी बेच दें, तो कल को आप कहेंगे यार बैटरी मैंने पता नहीं कितने की खरीदी थी, मैंने तो मोबाइल इकट्ठा ही खरीदा था, मुझे तो नहीं याद बैटरी अलग से, तो मुझे नहीं पता। तो फिर उस दिन की फेयर वैल्यूज मालूम करनी पड़ेगी और उस दिन की फेयर वैल्यूज पे कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। तस्वीर खींच लें। ओके, अब इसको आप लॉ की प्रोविजन से पढ़े, जो लॉ की प्रोविजन अवेलेबल है। कौन सी वाली लॉ की प्रोविजन? क्या कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है? क्या किया हुआ है? ये तस्वीरें बस ऐसे ही सेव होती रहती हैं। अच्छा, बस अपना ही कुछ प्लानिंग कर लिया करें आप लोग। ऐसा कर लेंगे व्हाट्सएप के ऊपर मिसाल के तौर पे ग्रुप बनाएं, अपने आप को ऐड करें, अपने दोस्त को ऐड करें, दोस्त को कहीं लीव कर दे, दोस्त आपका लीव कर देगा, आप अकेले उस ग्रुप में होंगे, बस वो टेक्स्ट का ग्रुप बन गया, उसमें धड़ाधड़ तस्वीरें भेजते हैं। अच्छा जी, बच्चों वाली बात नहीं है। अच्छा, पेज नंबर 150 कौन सा? नहीं, इतना आगे नहीं जाना, अभी साथ साथ चलें। पेज नंबर 149 पे .7 where a part of an asset is, जो साथ वाला पूछ रहे ना, सफा बताओ। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, where a part of an asset is, कभी कभी नहीं नजर आता, जब नजर आ रहा होता है तब देख लिया करें। where a part of an asset is, जहां का एसेट का हिस्सा बिक जाए, the cost shall be, लिखे ना, दा 200 पंजाबी वाला दा, सॉरी, दा 200 shall be apportioned between the part retained। पार्ट रिटेन क्या हुआ था? कुर्सियां? नहीं, बाकी जहाज। पार्ट रिटेन्ड एंड पार्ट डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द फेयर वैल्यूज, डिटरमिन, तब डिटरमिन हुई थी फेयर वैल्यूज किस दिन वाली के? एट द टाइम एसेट इज परचेज। तो यकम जनवरी 15 की ही कॉस्ट थी 200, और इस 200 को यकम जनवरी 15 की फेयर वैल्यूज की बुनियाद पे क्या कर दिया था? तकसीम कर दिया था, प्रोपोर्शनेट वाली कैलकुलेशन कर दी थी। अच्छा जी, पॉइंट 8 और 9 तो बड़ा आसान सा है, आसान बढ़ाए, आपकी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। एक जर्नल एंट्री में करने लगा हूं, बॉल पेन मुंह से निकाल दो, एक जर्नल एंट्री में करने लगा हूं, लेकिन वो जर्नल एंट्री जो है ना, वो आपने बड़ा गौर से समझनी है। आपको थोड़ा बहुत टैक्स कैलकुलेट करना आ गया, आपने किसी बंदे से कहा कि यार ऐसा करो कि मैं ना तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट करके दे देता हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी इनकम है, घर तूने किराए पे दिया, रिपेयर अलाउंस वगैरह माइनस कर देता हूँ, और तेरे खर्चे खुर्चे हैं कोई नहीं, तो रिपेयर अलाउंस माइनस करके तो ये टेबल 1 2 पे रेट लगा के 8000 मुझे दे दे, तेरा टैक्स निकाल देता हूँ मैं। तो आप बताएं आप क्या एंट्री करेंगे जब उसे पैसे आएंगे? कैश डेबिट, सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट, या सर्विस इनकम क्रेडिट? सर्विस इनकम, सर्विस रेवेन्यू भी क्रेडिट कर दें, कोई मसला नहीं है, बस कैश डेबिट इनकम
क्रेडिट, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 8,000 रुपए। क्लियर? डन। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि आप ये काम आप हफीज सेंटर में जाके करें? हफीज सेंटर लाहौर वालों के लिए एक मार्केट है जहां पे लैपटॉप वगैरह बिकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बताना पड़ता है। तो लाहौर में एक मार्केट है जहां लैपटॉप वगैरह बिकते हैं। तो अगर आप हफीज सेंटर चले जाएं और वहां जाके दुकानदार को कहें यार मैं तुम्हें रिटर्न बना देता हूं, उसने कहा चलो ठीक है बना दो। आपने उसे पैसे दिए, सॉरी आपने उससे पैसे लिए और आपने एंट्री कर ली कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। इसी तरह आप अगली दुकान पे गए, अगली दुकान वाले को कहा यार मैं तुम्हें रिटर्न बना देता हूं, अगली दुकान वाले ने बना दे यार तू मुझे रिटर्न बना दे। आपने उस दुकान पे जाके कहा यार मुझे पैसे ना दो, मुझे पैसे ना दो, मैंने तुम्हें काम करके दिया, मैंने तुम्हें काम क्या करके दिया, मैंने तुम्हें रिटर्न बना के दिया, तुम मुझे पैसे ना दो, तुम मुझे वो लैपटॉप जो है ना वो वाला लैपटॉप दे दो। उनका 8,000 रुपए का लैपटॉप भाग इधर से, उसने बंदे मंगवाया आपको चित्र मंगवाया भाग, लैपटॉप नहीं मिलता 8,000 का। आपने कहा चल यार मेरे से कुछ थोड़े बहुत पैसे ले ले। अब मोहतरम आपके पास पैसे आ नहीं रहे होंगे, अब आपके पास से पैसे जा रहे होंगे और क्या आ रहा होगा? लैपटॉप आ रहा होगा, लैपटॉप आ रहा होगा और पैसे जा रहे होंगे। अब एक बात बड़ी गौर से सुनिएगा, आपने लैपटॉप के ऊपर लिखी हुई प्राइस नहीं देखनी। वो प्राइस अगर आपने देख भी ली ना तो आपने उस पे लैपटॉप को रिकॉर्ड नहीं करना। टैक्स लॉस कहते हैं, पता है लैपटॉप को किस पे रिकॉर्ड करो? दुकानदार से ये ना पूछो लैपटॉप की प्राइस कितनी है, दुकानदार से पूछो यार कितने पैसे और चाहिए, लैपटॉप की प्राइस ना पूछो। हाँ आप अपने समझने के लिए प्राइस देखो कि वो कितने लगा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, महंगा दे रहा है, वो आप देख, प्राइस आपने देखनी है, आप देखो दुकान पे शौक से। लेकिन फिलहाल मैं टैक्स कैलकुलेशंस के लिए एसेट की कॉस्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं, हमारा सेक्शन 76 चल रहा है। तो अब ऑब्वियसली यार अगर आप किसी को 8,000 का काम करके देंगे, या फर्ज करें आप कहें मुझे रिटर्न नहीं बनानी आती, यार मैं तेरी दुकान पे सफाई कर देता हूं, ये मैं झाड़ू लेके आया हूं घर से, ये मैं तेरी दुकान पे जो है पूरा महीना सफाई की, दे मुझे 8,000। तो कहें चल ठीक है 8,000 का तूने रेवेन्यू बुक कर ले, 8,000 की आपको खुशी होगी, 8,000 तो आपको जो है वो खुशी होगी। और आपने लैपटॉप खरीदने के लिए जेब से पैसे दिए, फर्ज करें 41,000। अब मोहतरम लैपटॉप पे कीमत 70,000 लिखी हुई थी, लैपटॉप पे कीमत 62 लिखी हुई थी, लैपटॉप पे टैग 60,000 का लगा हुआ था, उस सबको आप इग्नोर करें। आपने लैपटॉप की प्राइस निकालनी है बैलेंसिंग, लैपटॉप की प्राइस निकालनी है बैलेंसिंग। असल में लैपटॉप की प्राइस देख के, उसके टैग पे देख के लैपटॉप रिकॉर्ड नहीं किया करना, सेक्शन 76 कहता है। 76 कहता है डू नॉट रिकॉर्ड द टैग प्राइस, बट इंस्टेड ऑफ दिस दो चीजों को जमा करें। नंबर 1, कितनी अमाउंट टैक्सेबल है आपकी? ये टैक्सेबल कहां से लफ्ज आ गया मेरा? ओ ये तो आप इनकम कमा रहे हैं। तो क्या कोई बंदा दुनिया में ऐसा कर सकता है एक वक्त में इनकम कमा के पैसे लेने की बजाय कोई चीज इन काइंड ले रहा हो? इज इट पॉसिबल? आमतौर पे तो लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, आमतौर पे तो लोग क्या करते हैं, अगर वो किसी को रिटर्न बना के दे दें तो वो उससे क्या लेते हैं? पैसे। आमतौर पे लोग क्या लेते हैं? पैसे। आपने क्या कहा, मुझे पैसे चाहिए या मुझे लैपटॉप चाहिए? अगर लैपटॉप चाहिए तो उल्टे पैसे देने पड़ेंगे आपको। अच्छा क्या मैं इस 8,000 को कह सकता हूं ये 8,000 टैक्सेबल है, ये 8,000 क्या है? टैक्सेबल है। अब आपने मुझे बताना है लैपटॉप की प्राइस कितनी आई? 49,000। क्लियर? ओके। तो क्या इज इट पॉसिबल कि आप एक वक्त में इनकम भी कमा रहे हो और कोई एसेट भी ले रहे हो? इज इट पॉसिबल? वेयर द एक्विजिशन ऑफ अ लैपटॉप, वेयर द एक्विजिशन ऑफ अ, फिर मैं एंट्री नोट करने का टाइम देता हूं, वेयर द एक्विजिशन ऑफ अ लैपटॉप इज द कमाना ऑफ एन अमाउंट, इज द कमाना ऑफ एन अमाउंट, और वो अमाउंट क्या है? चार्जेबल टू टैक्स। इज इट पॉसिबल कि एक ही वक्त में लैपटॉप भी आ रहा है और मैं पैसे भी कमा रहा हूं? वेयर द एक्विजिशन ऑफ अ लैपटॉप इज द कमाना ऑफ एन अमाउंट। अंग्रेजी बड़ी अजीब सी है, शुक्र है एंट्री हमने पहले पढ़ ली थी। वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द कमाना ऑफ एन अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट क्या है? 8,000 चार्जेबल टू टैक्स। द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप शैल बी इट्स फेयर वैल्यू रिटर्न ऑन टैग। नहीं, द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप शैल बी इक्वल टू चार्जेबल। चार्जेबल कितनी है? टैक्सेबल कितनी है? 8,000। 8,000 प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर द एसेट। तो लिस्ट प्राइस देखनी है, ये डिफरेंट तरीके से कॉस्ट निकली, डिफरेंट तरीके से कॉस्ट निकली। चलिए नोट करिए, जल्दी करिए। हाँ
वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज कमाना ऑफ एन अमाउंट एट द सेम टाइम, यानी एसेट भी आ रहा है अमाउंट भी कमा रहे हैं। द प्राइस ऑफ एसेट शैल बी सम ऑफ, पहले से निकालनी है, द प्राइस शैल बी सम ऑफ अमाउंट चार्जेबल एंड एनी अमाउंट। वो तो लैपटॉप वाला अपनी इनकम रिकॉर्ड कर रहा होगा लैपटॉप बेच के, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने तो अभी उसे क्या बना के दिया आपको, रिटर्न बना के दिया। रिटर्न बनाने के कितने पैसे मांगे हैं, आई प्रिपेयर्ड रिटर्न, मैंने उसे रिटर्न बना के दी, किसकी, रिटर्न ऑफ टैक्स, एंड डिमांडेड लैपटॉप। तो उसने कहा भाई फिर ऐसे तो नहीं होगा, अगर इस ट्रांजैक्शन की आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिख लें, ताकि कल को सर्विस इनकम का लफ्ज आ रहा हो तो आपके ध्यान में ये ना यार ये सर्विस इनकम कहां से आया था यार, अभी तो याद आ रहा है आपको टैक्स रिटर्न बना के दिया है, कल आप पढ़ने बैठे आपको भूले होने, कल छोड़े रात को भूले होने। नहीं सर अब इतनी भी नहीं सही कह रहे। हाँ 24 घंटे में ना कोशिश कर लिया करें, 24 घंटे में सुने जो याद कर लिया जाए ना वो याद रह जाता है, ताज़ा खस्ता खस्ता फ्रेश होता है, हॉट पॉट में समझ लें पड़ा होता है, अगले दिन तो बुस गया होता है। ओके अच्छा जी, अच्छा नीचे सवाल में पता नहीं कोई फिगर्स दी हुई हैं, उनको इग्नोर कर दीजिएगा, नीचे भी कोई सवाल दिया है उसमें फिगर्स दी हुई हैं, बस ये काफी है एग्जांपल। अच्छा आखिरी बात कर लें, ये सेम पॉइंट है, अगले पॉइंट में मुझे फर्क बता दें सिर्फ एक लफ्ज का है, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है बस, और कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी इक्वल टू एग्जैम्प्ट अमाउंट लेस एनी अमाउंट पेड फॉर द एसेट। बात एक दफा करूंगा, बड़ी तसल्ली से करूंगा, आपने गौर से समझनी है। ये था मिस्टर FCA, ये कौन था मिस्टर FCA, यानी CA किए हुए इसको 10 साल हो गए थे, तो बस हुकूमत ने कहा यार आपको टैक्स दो। अच्छा फर्ज करें ऐसी एक समझने के लिए मिसाल बना लेते हैं ना, फर्ज करें इस मिसाल में तो मैंने आई लिखा था ना, यानी मैं FCA हूं, अब मैं आपकी मिसाल देता हूं, आपने ताजा CA किया है, आप है मिस्टर ACA, आप है मिस्टर ACA। तो इमरान खान ने कहा ऐसी बात करो, इमरान खान ने कहा यार जो लोग नया CA करते हैं ना, इनके लिए खुशी की खबर, 1 साल तक ये लोग जितनी मर्जी लोगों को टैक्स कैलकुलेशन करके दें माफ, मैं इस पर टैक्स नहीं लिया करूंगा, मैं इस पर टैक्स, मैंने तो 8,000 की इसको रिटर्न बना के दिया, मैंने आई लिखा है, मैंने 8,000 किसको बना के दिया, 8,000 किसी और को बना के दूंगा, 8,000 किसी और, मैं तो FCA मैं तो पता नहीं और क्या काम कर रहा हूँ। तो इमरान खान कहेगा चल पैसे दे, तो इनकम कमा रहे मुझे टैक्स दे। हो सकता है आपने नया CA किया हो और आप है मिस्टर ACA, या फर्ज करें आप MBA है कोई बंदा, इमरान खान कहता है यार MBA बेचारों उनको बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, अगर मिल ही गई है या कहीं काम इन्होंने पकड़ ही लिया बेचारों ने, या बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिया है, इनको यार मैं थोड़े अरसे के लिए ना इनकी इनकम क्या कर देता हूं, बोले एग्जाम। आप फॉर्मूला क्या बनेगा, अंग्रेजी सारी वही क्या। अच्छा ये बता दें, इज इट पॉसिबल कि इनकम टैक्सेबल भी हो सकती है, एग्जाम भी हो सकती है, बट इनकम टैक्सेबल हो या एग्जाम, तो लैपटॉप की प्राइस पे फर्क यहां नहीं पड़ना, यहां ऐसा कोई डिफरेंट रूल नहीं है, यहां लैपटॉप की प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कोई खुशी गम वाला सिनेरियो नहीं सोचना, यहां जैसे लॉ मेकर चला रहे वैसे ही चले। अब अंग्रेजी सारी वही बता दें दोबारा, वेयर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट विच इज exempt from the cost of laptop shall be sum of exempt amount plus any amount paid। तो नीचे लिख लें किसी बंदे की इनकम रिटर्न बनाने की हुकूमत माफ भी कर सकती है, बस यहाँ पे छोटा सा लिख लें, बाकी मिसाल नहीं लिखने की जरूरत नहीं। हो सकता है किसी बंदे की रिटर्न बनाने की इनकम हुकूमत ने माफ की हो सकता है किसी MBA की रिटर्न बनाने की इनकम हुकूमत ने माफ की हो सकता है किसी MBA की रिटर्न बनाने की इनकम हुकूमत ने माफ की हो। अच्छा इसके लिए लैपटॉप की प्राइस बदलेगी या रूल सेम रहेंगे, रूल सेम रहेंगे, अब आपको कोई नई मिसाल यूज करने की जरूरत नहीं है। चलें जी वो यार बस एक सेकंड रुको भाई, यानी मजबूरी है, अब और कोई हल नहीं है। फरवरी में तो इन एनी केस मुझे भी लग रहा है 4-5 फरवरी तक तो इन केस काम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने 6-7 सफ़े नई किताब में डाल दिए हैं, तो इसलिए हल्का फुल्का अब आप मेंटली प्रिपेयर रहें। सैटरडे की क्लास हमारी 1.5 से 2 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें घंटा हम ये थ्योरी किया करेंगे, बाकी जो 1 घंटा होगा मे बी न्यूमेरिकल्स मे बी पास पेपर्स, इसके अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा। और ऑफ कर दो।